एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है साझेदारी की सेवानिवृत्ति मृत्यु रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 3 भाग 3। और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस टॉपिक को कवर करता है? ये जो क्वेश्चन है वो हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहता है और पंजी प्रविष्टि करने को कह रहा है। तो ये टॉपिक हमारा जो इसमें कवर होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते का टॉपिक कवर होगा। तो जब हम प्रवेश के सवाल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको पुनर्मूल्यांकन का थियोरटिकल पार्ट बताया। जिस तरह वहाँ पास हो रहा था वैसे ही हम यहाँ पर भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। मतलब कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्निर्धारण पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जो भी लाभ होगा संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पे, जो भी लाभ होगा मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी या दायित्व के मूल्य में कमी होगी तो ये लाभ हो गया। तो लाभ को किस तरफ लिखा जाएगा? पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड में। उसी तरह जब संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व में वृद्धि हो जाएगी तो ये हानि हो गई, तो इसको किस ओर लिखा जाएगा? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड में। जिस तरह हम पहले बना रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लिखा है हिमांशु, गगन और नमन साझेदार है। 3 साझेदार बता रहा है, हिमांशु, गगन और नमन। उनका लाभ व हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। इनका अनुपात बता रहा है 3:2:1। 3 साझेदार, इनका अनुपात 3:2:1। 31 मार्च 2019 को नमन सेवानिवृत्त होता है। दिनांक देखिएगा 31 मार्च 2019 को नमन सेवानिवृत्त होता है। इस तिथि को फर्म की विभिन्न परिसंपत्तियां तथा दायित्व इस प्रकार, मतलब कि जिस दिनांक पर यह सेवानिवृत्त होता है उस दिनांक का फर्म का कुछ संपत्ति बता रहा है, कुछ संपत्ति और दायित्व बता रहा है कि इस दिनांक पर कितने कितने की संपत्तियां हैं और कितने कितने के दायित्व है। ठीक है, एक तरह से तुलन पत्र बता रहा है इनका। तो देखिएगा 31 मार्च 2019 को रोकड़ है 10,000 रुपये का। भवन, इनके व्यापार का भवन है 1,00,000 रुपये का। संयंत्र तथा मशीनरी है 40,000 रुपये का। स्टॉक 20,000 रुपये का। देनदार 20,000 रुपये का तथा विनियोग 30,000 रुपये है। तो ये आपको संपत्ति पक्ष का बता रहा है, आपको इतने इतने की संपत्तियां इनके व्यापार में है। आगे देखते हैं, नमन के सेवानिवृत्त होने पर साझेदारों के बीच निम्न पर सहमति हुई। जब नमन सेवानिवृत्त होता है तो इनके बीच में कुछ सहमतियां हुई। क्या क्या लिखा हुआ है? पहला, भवन पर 20% हरास लगेगी। कह रहा है भवन का मूल्य अब 20% उस पर हरास लग जाएगी, मतलब भवन का मूल्य कम हो जाएगा 20% से। तो पहले देखेंगे भवन का मूल्य 1,00,000 था, अब 20% कम कर देंगे तो 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, 20% 20,000 रुपये। मतलब भवन के मूल्य में 20,000 से कमी की जाएगी, ह्रास लगाया जाएगा। तो हानि हो गई, संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई, हानि हो गई। तो हानि कहाँ लिखा जाएगा? पुनर्मूल्यांकन हानि है, तो इसको हम पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड लिखेंगे। अभी हम खाता बनाएंगे, इसका हमको बोला है बनाने को। फिर आगे लिखा है संयंत्र तथा मशीनरी पर 10% का ह्रास लगेगा। अब संयंत्र और मशीनरी पर भी 10% से ह्रास लगाना है। तो आप देखेंगे संयंत्र और मशीनरी कितने का है? 40,000 रुपये का है। इस पर भी 10%, मतलब 40,000 का 10% 4,000 रुपये होता है। तो 4,000 की हानि हो गई पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में। देनदारों पर डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान होगा। मतलब जितने के भी देनदार हैं उस पर 5% से क्या किया जाएगा? डूबत ऋण बनाया जाएगा, प्रावधान। तो 20,000 के देनदार हैं, आप देखेंगे 31 मार्च 2019 को 20,000 के देनदार हैं, इस पर डूबत ऋण बनाना है 5% से। तो 20,000 का 5%, 10% होता है 2,000 रुपये, 5% 1,000 रुपये। मतलब कि 1,000 रुपये डूबेगा उसके लिए प्रावधान बनाना है। तो 1,000 रुपये भी नहीं मिलेगा, हानि हो गई। इसको भी पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड लिखा जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते के। आगे बोलता है स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 रुपये किया गया। आप देखेंगे चिट्ठे में स्टॉक कितना दिखा रहा है? स्टॉक 20,000 का दिखा रहा है। अब उसका मूल्यांकन कितने में किया गया? 18,000 रुपये किया गया। 2,000 का हानि, मतलब कम हो जा रहा है मूल्य।
पहले 20,000 था, अब 18,000 हो गया, 2,000 रुपये कम हो जा रहा है, हानि हो गई। इसको भी पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड में लिखा जाएगा हानि के रूप में। तथा विनियोग का 35,000 रुपये हुआ, विनियोग का मूल्य कितना हुआ, मूल्यांकन कितने पे किया गया, 35,000 पे किया गया। और तुलन पत्र में कितना दिखा रहा है, 30,000 रुपये दिखा रहा है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर मूल्य 30,000 था, बढ़कर 35,000 हो गया, 5,000 का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, लाभ 5,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। आगे बोलता आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टि का अभिलेखन करते हुए, हमको एक पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है। इनका प्रभाव दर्शाइए, और इनका प्रभाव भी दर्शाना कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। तथा पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करें, और पुनर्मूल्यांकन खाता भी तैयार करने को बोलता है। तो हमको पंजी प्रविष्टि और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को बोल रहा है, और प्रभाव भी दर्शाने को कह रहा है, ठीक ना। तो हमने सवाल को पढ़ा, 3 साझेदार, उनका अनुपात आप देखेंगे 3-2-1 का है। याद रखिएगा, 3 साझेदार, उनका अनुपात 3-2-1 का है। उनकी 31 मार्च 2019 को संपत्तियां बताई हुई हैं, रोकड़, भवन, संयंत्र, मशीनरी, स्टॉक, देनदार और विनियोग। अब इनका पुनर्मूल्यांकन किया गया, कुछ संपत्तियों में वृद्धि हुई, कुछ संपत्तियों में कमी हुई। देखेंगे आप, विनियोग के मूल्य में वृद्धि हो रही है 5,000 की, और बाकी की संपत्तियों के मूल्य में कमी हो रही है। भवन में 20% की कमी, संयंत्र में 10% की कमी, देनदारों पर 5% डूबत ऋण बनाना है, और स्टॉक के मूल्य में 2,000 की कमी। ये हानियां हो गई, ये चारों हानियां हैं, हानि के रूप में लिखेंगे, और ये एक लाभ है, पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने सवाल देखा, आइए हम इस सवाल को अब हल करते हैं। तो आप देखेंगे सवाल आपको क्या क्या बनाने बोल रहा है, उसका हम फॉर्मेट खींचेंगे। तो हमको सवाल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट खींचेंगे हम। पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट खींचेंगे, और उसके पश्चात हम पंजी प्रविष्टि, क्योंकि हमको सवाल पंजी प्रविष्टि भी करने को बोल रहा है, हम पंजी प्रविष्टि भी करेंगे। तो ये हमने पुनर्मूल्यांकन खाते का, पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, फिर उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाते की सहायता से ही हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो आइए हम इस सवाल को शुरू से पढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब भी आपको इस तरह का सवाल आए तो आप शुरू से पढ़ते ही उसका प्रविष्टि करते जाइए। तो देखिएगा, 3 साझेदार हिमांशु, गगन और नमन, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3-2-1 का है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किसमें किया जाएगा, अभी जब पुनर्मूल्यांकन जब खाता बनाएंगे, उस पर जो लाभ या हानि होगी उसको इनके अनुपात में बांटकर इनकी पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लाभ होगा तो जोड़ा जाएगा, हानि होगा तो घटाया जाएगा, इसी अनुपात में बांटकर। तो अभी हम इसका इस्तेमाल वापस करेंगे जब पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि होगी वापस बांटने के लिए। आगे 31 मार्च 2019 को नमन सेवानिवृत्त हुआ। ठीक है, इस तिथि को फर्म की विभिन्न परिसंपत्तियां, यहाँ पर संपत्तियां बता रहा हुआ है, रोकड़, भवन, संयंत्र, मशीनरी, स्टॉक, देनदार और विनियोग। यहाँ पर तुलन पत्र नहीं बनाने बोला, इसलिए हम इसको कहीं नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रवेश में जब हम सवाल बना रहे थे तो दो हमको चिट्ठे का भी हम क्या कर रहे थे, एक ही जगह प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि तुलन पत्र बनाने बोल रहे, तुलन पत्र में इनका प्रभाव जाता है। तो यहाँ पर तुलन पत्र नहीं बनाने बोला, तो इसलिए हम अभी नहीं देख रहे हैं। आगे बोलता है, नमन के सेवानिवृत्त होने पर साझेदारों के बीच निम्न पर सहमति हुई। अब देखिएगा, यहाँ से हमारा पुनर्मूल्यांकन का समायोजन चालू होता है, इसको हम करेंगे। भवन पर 20% ह्रास लगेगी, भवन का मूल्य 20% से कम हो जाएगा। तो पहले 20% निकालते हैं कि 20% होता कितना है, और फिर उसको पुनर्मूल्यांकन, क्योंकि हानि हो रही है, पुनर्मूल्यांकन के इधर डेबिट साइड लिखा जाएगा भवन के रूप में, भवन। ठीक है, आप वर्किंग नोट, मैं आपको इसका वर्किंग नोट बताता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट देखिएगा, गणना, पहले भवन के मूल्य में कमी, भवन के मूल्य में कमी। तो भवन था हमारा 1 लाख का, सवाल में देखेंगे 1 लाख दिया हुआ है, इसका 10% कमी, 20% कमी हो जाए, इसके मूल्य में 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 शून्य कट गया, आंसर हर 1,000 होता है, 1,000 को 20 से गुणा करेंगे, 20,000 रुपये होता है वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, हमने निकाला 20,000 रुपये, हानि हो रही है, उसके मूल्य में कमी हो रही है, भवन, यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद अगला हमको बोलता है, भवन का हमने कर दिया, फिर उसके बाद बोलता है संयंत्र तथा मशीनरी पर 10%। ठीक
ठीक है। संयंत्र और मशीनरी आप देखेंगे 40,000 है, इसका 10%, 4,000 रुपये होता है। इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। संयंत्र व मशीनरी के मूल्य में कमी। दूसरा, संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य में कमी। तो संयंत्र और मशीनरी हमने देखा 40,000 का है, इस पे 10%, ठीक है, 10% कम करते हैं तो 4,000 रुपये होता है। 4,000 रुपये की हानि, 4,000 रुपये की हानि, इसको भी लिख देंगे। संयंत्र और मशीनरी हानि डेबिट साइड लिखाएगी पुनर्मूल्यांकन खाते में। संयंत्र एवं मशीनरी 4,000 रुपये, ये हमारा हो गया संयंत्र और मशीनरी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है देनदारों पर डूबत ऋण व संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान। देनदार आप देखेंगे तुलन पत्र में कितना दिखा रहा है, 20,000। इस पर 5% से संदिग्ध ऋण बनाना, इसका कैलकुलेशन करते हैं। संदिग्ध ऋण प्रावधान, तीसरा वर्किंग नोट नंबर, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ठीक। तो कितना है, 20,000 रुपये है देनदार हमारे, उस पर 5% से बनाना है। 200 को 5 से गुणा करेंगे, 1,000 रुपये होता है। ये भी हानि है क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा देनदार से, तो यहाँ पास हानि के रूप में हम दिखा देंगे। यहाँ पास लिखेंगे संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। अमाउंट हमारा हो गया 1,000 रुपये, हमने लिख दिया इसको भी। फिर आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 रुपये किया गया। यहाँ पर बोल रहा है स्टॉक का मूल्यांकन किया 18,000 रुपये, और तुलन पत्र में स्टॉक कितना दिखा रहा है, स्टॉक 20,000 दिखा रहा है। पहले 20,000 था, अब 18,000 हो गया। 2,000 का मूल्य कम हो गया, 2,000 की हानि हो रही है। संपत्ति का मूल्य 2,000 से कम हो गया, हानि हो रही है 2,000 स्टॉक में, तो इसको भी हम लिख देंगे स्टॉक, ठीक है, 2,000 रुपये कम हो गया। फिर आगे हमको बोलता है कि तथा विनियोग का 35,000 रुपये हुआ है। विनियोग का भी मूल्यांकन किया गया, उसका मूल्य कितना हो गया, 35,000 हो गया। पहले विनियोग आप देखेंगे तुलन पत्र में कितना दिखा रहा, 30,000, अब 35,000 हो गया, मतलब 5,000 की वृद्धि हो गई, लाभ हो गया। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, यहाँ पर लिखेंगे विनियोग वृद्धि, लाभ इधर लिखा जाता है, आय या लाभ इधर लिखा जाता है। 5,000 रुपये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं सवाल क्या बोलता है। सवाल आगे हमको आवश्यक रोजाना बचत प्रविष्टि और मूल्यांकन खाता बनाने को बोलता है। तो हमने पूरा जो जो लिखना था वो लिख दिया। अब हम इस पुनर्मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे, ठीक है। बस हमको केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बंद बनाने बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करेंगे और पंजी प्रविष्टि देंगे। तो देखिएगा इधर का जोड़ हमारा आता है 20, 4, 24, 24, 1, 25, 25, 2, 27। इधर का योग होता है 5,000। हम देखेंगे इधर हानियाँ ज़्यादा हैं, मतलब वह ज़्यादा है, 20, 4, 24, 25 और ये 27, ठीक है। लाभ हमारा कम है, 27 में से 5 गया, यानी कि 22,000 का हानि। ये हानि कहाँ चली जाएगी, पुनर्मूल्यांकन हानि है, पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी। क्योंकि इनको जो साझेदार हैं, जो विद्यमान साझेदार थे, जो व्यापार को चला रहे थे, ये तीनों ही चला रहे थे, और नमन सेवानिवृत्त हो गया है, ठीक ना, मगर चला तो ये तीनों ही रहे थे, ठीक ना। तो ये जो संपत्तियां और दायित्व जो था वो नमन के रहते हुए ये सभी थी, ठीक ना। जब इनका पुनर्मूल्यांकन किया गया तो इस पर जो भी पुनर्मूल्यांकन हानि या लाभ होगा वो नमन को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नमन को भी लेना होगा क्योंकि वो साझेदार था, चला रहा था, ठीक है। अभी वो सेवानिवृत्त होकर गया है, तो यहाँ पर हम तीनों को लेंगे अब। तो हिमांशु, इनके अनुपात में, जो इनका अनुपात है उसी अनुपात में 22,000 रुपये, ठीक है। अनुपात था हिमांशु का 3/6, अनुपात था हिमांशु का 3/6। आप इसको काटेंगे तो यहाँ पास हमारा कट कर आएगा 6 3 18, 22 में से 18 गया 4, 4 शून्य, 4 और शून्य 40, फिर 6 6 36,
36, 40 में से 36 गया, फिर बचा 4 शून्य 40, फिर 6 छक 36, तो इस तरह 3666.67 आएगा। फिर उसको हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,000 रुपये। आप गुणा करके देखिएगा 11,000 रुपये आएगा राउंड फिगर में। फिर उसी तरह हम दूसरा साझेदार जो है गगन, गगन का निकालते हैं। तो 22,000 का जो हानि हो रही है उसमें गगन का हिस्सा कितना होगा? अनुपात है 2/6। इनका अनुपात जो था इन तीनों के बीच में 3-2-1 का था। ठीक है, तो 2/6 गगन का है। तो वैसे ही जब करेंगे तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 7,333 रुपये राउंड फिगर में आएगा। उसी तरह अब हम निकालते हैं नमन के लिए। तो 22,000 का 1/6 यहाँ पर इसको राउंड फिगर करते हैं 3,667 रुपये। हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 22,000 हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। 27,000 इधर का योग और इधर का योग भी हमारा 27,000, 27,000। तो ये हमारा पूरा क्लोज हो गया। पुनर्मूल्यांकन खाता हमने बना दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पंजी प्रविष्टि में और उसके प्रभाव को हम दर्शाएंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया। अब उसके बाद पंजी प्रविष्टि को देखते हैं। ठीक है, हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, उसके वर्किंग नोट को भी हमने किया। अब हम पंजी प्रविष्टि देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पंजी प्रविष्टि इसका, ये पंजी प्रविष्टि का फॉर्मेट मैंने खींचा हुआ है। तो पंजी प्रविष्टि किस तरह करना है? केवल हमको यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन का ही पंजी प्रविष्टि करना है, क्योंकि यही चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये संपत्तियां 1 2 3 4 संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, एक साथ हम प्रविष्टि कर सकते हैं। ठीक है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए हम अलग से कर सकते हैं, मगर इन तीनों का प्रविष्टि हम एक साथ कर सकते हैं। इसका हम अलग करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चारों को एक साथ भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक ना, तो इन चारों के मूल्य में कमी हो रही है, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है। ठीक है, संपत्ति डेबिट होकर बनती है, क्रेडिट होकर समाप्त होती है। तो इनके मूल्य में कमी हो रही है मतलब समाप्त हो रहा है, तो इन चारों को क्रेडिट किया जाएगा। और डेबिट किसको किया जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट किया है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और ये चारों क्रेडिट है। तो हम एक साथ प्रविष्टि कर सकते हैं। उसी तरह एक हमको विनियोग के मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसका प्रविष्टि करना होगा। विनियोग को डेबिट करना होगा, संपत्ति बन रही है 5,000 से, विनियोग को डेबिट करके पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हमारी 2 प्रविष्टि बनेगी। और एक प्रविष्टि हमको इसके लिए करना होगा, जो हानि हुई है उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का। तो आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और पूंजी खाता डेबिट है, क्योंकि पूंजी को कम कर रहा है, हानि है। हानि पूंजी को जाकर कम करने लगती है। तो पूंजी कम कैसे होती है? डेबिट होकर कम होती है, इसलिए इन तीनों की पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इतना ही पंजी प्रविष्टि हमको देना है। तो अब आइए हम पंजी प्रविष्टि करते हैं। पहला इसको करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट करेंगे और इन चारों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो करते हैं। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता नामे, पुनर्मूल्यांकन खाता नामे और किनका किनका मूल्य में कमी हुई? भवन, ठीक ना, खाता उसके मूल्य में कमी हुई। भवन संपत्ति है, डेबिट होकर बनती है, क्रेडिट होकर समाप्त होती है। ठीक है, 20,000 से इसका मूल्य कम हो रहा है, तो भवन को डेबिट क्रेडिट कर दिया जाएगा भवन खाता से। उसी तरह दूसरा है संयंत्र तथा मशीनरी, इसके मूल्य में भी कमी हो रही है। संपत्ति है, संयंत्र तथा मशीनरी खाता से। ठीक है, दोनों के मूल्य में कमी हो रही है, हानि हो रही है, कम कर रहे हैं इनके मूल्य को। फिर तीसरा है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदार के मूल्य में कमी हो रही है, हानि हो रही है। और चौथा हमारा स्टॉक, चारों संपत्ति का हमने लिख दिया, चारों के मूल्य में हम कमी करेंगे। संपत्ति डेबिट होकर बनती है, क्रेडिट होकर समाप्त होती है, यहाँ पास कम हो रहा है मतलब क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखेंगे भवन के मूल्य में कितनी कमी हुई? 20,000 की, 20,000 इसकी सीध में लिख देंगे, क्रेडिट में जाकर क्रेडिट है। फिर संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में कितना क्रेडिट हुआ? 4,000 रुपये कम हुआ, वो लिख दिया हमने। संदिग्ध ऋणों के लिए कितना बनाया हमने? 1,000 रुपये बनाया। और स्टॉक का मूल्य कितना हो गया? 2,000 रुपये से कम हो गया, 2,000 रुपये हमने लिख दिया। अब इन चारों को जब जोड़ेंगे तो आपका आता है 27,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन खाता
27,000 रुपये से डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे संपत्तियों के मूल्य में कमी, संपत्तियों के मूल्य में कमी। ठीक है, हमने लिख दिया, पहला प्रविष्टि किया, जो यहाँ पर हमने इधर ये कमी का जो किया था उसका हमने प्रविष्टि कर दिया, पुनर्मूल्यांकन को डेबिट किया और इन चारों को क्रेडिट कर दिया। अब उसी तरह अब इसके करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट करेंगे और विनियोग खाते को डेबिट करेंगे। 5,000 से उसमें वृद्धि हो रही है। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है, तो विनियोग खाता को डेबिट करते हैं, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। विनियोग खाता नामे, विनियोग खाता नामे पुनर्मूल्यांकन खाता से 5,000 की वृद्धि हुई है। 5,000 हमने विनियोग खाता को बढ़ाया और पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे विनियोग के मूल्य में वृद्धि, तो ये विनियोग का भी हो गया। अब एक और प्रविष्टि हमको देनी है, जो 22,000 की हानि हो रही है, जो पूंजी खाते में हस्तांतरित करना है, ये इसकी भी हमको प्रविष्टि देनी होगी। ये किधर लिखा हुआ है? पुनर्मूल्यांकन खाते क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और पूंजी खाता डेबिट है। इन तीनों का पूंजी खाता डेबिट है। करेंगे प्रविष्टि, पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट करेंगे और पूंजी खाते को, इन तीनों के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। हानि है पूंजी से कम होगा, हानि है पूंजी से कम होगा। पूंजी कैसे कम होती है? डेबिट होकर पूंजी कम होती है। तो लिखेंगे हिमांशु पूंजी खाता नामे गगन पूंजी खाता नामे नमन पूंजी खाता नामे, और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता से अब अमाउंट कितना कितना लिखे हमने निकाला है। 11,000 रुपये इसकी पूंजी से कम किया जाएगा, 7,333 रुपये इसकी पूंजी से कम किया जाएगा, 3,667 रुपये इसकी पूंजी से कम किया जाएगा। पूरा मिलाकर 22,000 का पुनर्मूल्यांकन हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन हानि, पुनर्मूल्यांकन हानि, पुनर्मूल्यांकन हानि साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। तो यही हमको इतनी प्रविष्टि देनी थी, हमने यहाँ पर प्रविष्टि दे दी है। तो ये हमारा प्रविष्टि है। पहले पुनर्मूल्यांकन खाता हमको बनाने में, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, उसके बाद हमने प्रविष्टि दे दी। पुनर्मूल्यांकन की सहायता से हमने प्रविष्टि दी है। तो जब भी आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने बोले और प्रविष्टि भी करें, तो पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बना लीजिए और फिर उसकी सहायता से आप पंजी प्रविष्टि दे दीजिए। अब हमको एक चीज़ और बोल रहा सवाल, प्रभाव यहाँ पर बताने को कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसका थोड़ा प्रभाव भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे प्रभाव, पहला देखिएगा कि पहला पॉइंट, क्योंकि हमको जो ये नई जो एडजस्टमेंट दिया केवल हमको इसका प्रभाव देखना है। तो आप देखेंगे भवन पर 20% ह्रास लगेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही ह्रास लगा तो संपत्ति का पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि संपत्ति का मूल्य कम हो गया। एक भवन जो संपत्ति है उसके मूल्य में कमी। ठीक है, तो भवन संपत्ति है जो, उसके मूल्य में क्या हो गया, वर्तमान मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गई। अब एक पक्ष, जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, जब आप बैलेंस शीट देखते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, भवन लिखा हुआ है। अब भवन के मूल्य में 20,000 की कमी होगी, मतलब अब भवन का मूल्य 80,000 हो गया। भवन का मूल्य कितना हो गया, 80,000 रुपये हो गया। तो संपत्ति तो कम हो गई हमारी 80,000। अब क्या करें, दूसरा पक्ष हमको ये करना होगा, या तो इधर 20,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, 20,000 रुपये इधर बढ़ाना पड़ेगा, या तो
20,000 रुपये इधर घटाना पड़ेगा, 20,000 या तो इधर प्लस करो और तब हो पाएगा बराबर, नहीं तो फिर क्या करो 20,000 इधर कम करो। ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि ये हानि है, क्या हो रही है, ये हानि है। तो हानि क्या होती है, पूंजी से घटने लगती है। आप जब समीकरण बनाए होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन जब आपने बनाया होगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी आय या जो हानियाँ, आय, लाभ, हानि, व्यय, ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं। आय और लाभ पूंजी में जाकर जुड़ जाती हैं, हानि और व्यय पूंजी से घटने लगती हैं। तो यहाँ पास ये हानि है तो क्या होगी, पूंजी से घट जाएगी। 20,000 रुपये पूंजी से घट जाएगी, तो हमारा दोनों तरफ प्रभाव बराबर हो जाएगा। एक संपत्ति में 20,000 घट गया और दूसरा पूंजी में जाकर 20,000 रुपये घट जाएगा। तो ये इसका प्रभाव देखिए, भवन संपत्ति के मूल्य में कमी, ठीक है, संपत्ति के मूल्य में कमी एवं, ठीक है, हमारा जो पूंजी है जो दायित्व पक्ष में है, ठीक है, पूंजी, ठीक ना, पूंजी में हानि रूप घटाया जाएगा। तो संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई, अब हमारा 1 लाख से 20,000 हो गया, 20,000 रुपये कम हो गया, तो दूसरा प्रभाव क्या होगा, पूंजी से भी 20,000 रुपये हानि के रूप में घटा दिया जाएगा। तो ये हो गया पहले पॉइंट के लिए हमारा प्रभाव। उसी तरह आप दूसरे पॉइंट के लिए जब देखेंगे, लिखा है संयंत्र तथा मशीनरी पर इसका प्रभाव मैं बता रहा हूँ, संयंत्र तथा मशीनरी पर 10% का ह्रास लगेगा। तो ये भी वैसे ही है। अब आप जब यहाँ पर संयंत्र और मशीनरी देखेंगे, संयंत्र व मशीनरी, तो आपका कितने से दिखा रहा है संयंत्र व मशीनरी, तो यहाँ पर सवाल में आप देखिए 40,000 से दिखा रहा है। अब इसके मूल्य में कमी हो गई कितना, 10% से, मतलब 4,000 इसका मूल्य कम हो गया। तो अब कितना मूल्य हो गया इसका, 36,000 रुपये हो गया। तो 4,000 से जब इधर कम हो गया, हमारा संपत्ति कम हो गया, तो ये हानि हो रही है, ठीक ना। और हानि क्या होती है, पूंजी से घटती है, तो पूंजी भी 4,000 से घट जाएगी। आप देखेंगे आप इधर भी घटा और इधर भी घट गया, ठीक है, दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया, 4,000 इधर भी घटा, 4,000 इधर भी घटा। तो यहाँ पर दूसरा प्रभाव, दूसरा का देखिएगा कि संयंत्र व मशीनरी जो क्या है, संपत्ति है, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी करेंगे, एक प्रभाव पड़ गया, एवं पूंजी जो दायित्व पक्ष में है, ठीक है, में हानि रूप घटाया जाएगा। इसमें भी जो 4,000 की हानि है उसको घटा दिया जाएगा। तो ये इसका दूसरा, जो दूसरा पॉइंट था उसका प्रभाव होता है। उसी तरह संदिग्ध ऋणों के लिए भी वैसे ही, डेप्टर्स में से जो हमारे देनदार हैं, उसमें से संदिग्ध ऋण आप देखेंगे, देनदार 20,000 के हैं, उसमें संदिग्ध ऋण कितना बनाया, 1,000 रुपये बनाया, तो हमारे देनदार कितने हो गए, 19,000 के हो गए। तो 1,000 की हानि हो गई, भाई अब 1,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा, हानि हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पूंजी में से जाकर घटने लगा। या तो हम दायित्व पक्ष में जाकर सीधे सीधे लिख के दिखा देंगे संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, क्योंकि एक प्रावधान है, हम इसको सीधा सीधा दायित्व के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे, एक पक्ष इधर हो गया, एक पक्ष इधर हो गया, हमारा दोनों तरफ पक्ष बराबर है, 1,000 रुपये इधर कम होगा, 1,000 रुपये हमारा दायित्व के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देनदार के मूल्य में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को घटाया जाएगा। और दूसरा, दूसरा प्रभाव पूंजी में भी घटा दिया जाएगा, पूंजी में से घटाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखता है स्टॉक, स्टॉक के मूल्य में भी कमी हो रही है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, ठीक है। एक हमारा संपत्ति पक्ष कम हुआ, दूसरा हानि है, क्योंकि 2,000 से मूल्य कम हो जा रहा है, 2,000 से मूल्य कम हो जा रहा है, हानि है, ठीक है, 2,000 से मूल्य कम हो जा रहा है। चौथा प्रभाव देखिएगा, तो स्टॉक के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी हो जा रही है, स्टॉक के मूल्य में कमी, संपत्ति का मूल्य कम हो गया। दूसरी तरफ पूंजी में से हानि रूप घटाया जाएगा,
फिर उसके बाद पांचवा देखिएगा, विनियोग के लिए बोलता है कि विनियोग जहाँ पर 30,000 से कितना हो गया, 35,000, 5,000 की वृद्धि हो रही है, तो ये लाभ है। ठीक है, लाभ क्या होता है, पूंजी में जुड़ता है। लाभ क्या होता है, पूंजी में जुड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या करेंगे, विनियोग के मूल्य में संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, 5,000 से हमारी संपत्ति बढ़ी। दूसरा, पूंजी में जाकर 5,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा। तो विनियोग के मूल्य में वृद्धि, विनियोग के मूल्य में 5,000 की वृद्धि, और दूसरा क्या होगा, पूंजी में लाभ रूप 5,000 रुपये जुड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आप देख रहे हैं कि मैं ऐसा लिख रहा हूं, फिर भी क्या है कि मैंने लिखा तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाते में है। क्या होता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब आप बनाते हैं तो इसमें लाभ, एक पक्ष में लाभ लिखते हैं, दूसरी तरफ हानियां लिखते हैं। अब क्या होता है कि यदि लाभ आपका ज़्यादा है, यदि लाभ ज़्यादा है तो जितना भी लाभ ज़्यादा है वो क्या होगा, यहाँ पर पूंजी में जाकर हस्तांतरित हो जाएगा, और यदि हानि है तो हानि क्या होगी, पूंजी में जाकर घटने लगी। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि अभी अंतिम में जो भी लाभ या हानि होगा, इसमें हानि हो रही है इस सवाल में, ये हानि क्या करेगी, पूंजी में जाकर घटने लगेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर सीधा सीधा मैंने लिख दिया, पूंजी में जाकर जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर सीधा ना होकर इनडायरेक्टली हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले पुनर्मूल्यांकन से हम निकाल रहे हैं कि लाभ या हानि, हानि हुई, पूंजी में जाकर घटा दिया जाएगा। तो इस तरह इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका मैंने आपको सॉल्यूशन हल करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल का हल जो है वो समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पर यदि अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।